साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स की। साथियों, इसको अब जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें इसको शामिल किया गया है, तो अपन विस्तार से इसको आपको समझाने की कोशिश। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट और रूल्स के संबंध में। साथियों, अभी नरेगा में लेखा सहायक की कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकली है, उसमें आरटीपीपी एक्ट को शामिल किया गया है और जिसके अनुसार अपन ये अनुमान लगा सकते हैं आगामी जो भी भर्ती होगी जूनियर अकाउंटेंट की या अकाउंटेंट से रिलेटेड, उसमें आरटीपीपी एक्ट को शामिल किया जाएगा। और जो भी नए जूनियर अकाउंटेंट अभी बने हाल ही में भर्ती के अंदर, उनको विभागीय परीक्षा होगी, उसमें भी आरटीपीपी एक्ट है। ठीक है, और जब वो वर्क करेंगे तो उसमें भी आरटीपीपी एक्ट उनके काम में आएगा। तो इसलिए आज हम साथियों आरटीपीपी एक्ट पर चर्चा करेंगे। साथियों, ये आरटीपीपी एक्ट की जो भाषा है बहुत ही टफ है। मैं अभी आपको कुछ दो एग्जांपल दूंगा और मैं उसको बताऊंगा कि आप उससे क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे, वो मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट के बारे में। यह साथियों 2012 है, 59 सेक्शन है और 5 इसमें चैप्टर हैं। ठीक है, अब रूल्स की बात करते हैं। साथियों, ये 2013 है, 86 रूल्स हैं और 7 चैप्टर हैं इसमें। अब बात करते हैं आरटीपीपी एक्ट की, बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक, उसके साथियों 5 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में प्रारंभिक परिचय दिया गया है, जो कि सेक्शन 1 और 3 में दिया गया। 1 में तो यह बताया गया है कि इसका विस्तार कहां तक है। दूसरे में डेफिनेशन बताई गई। तीसरा में बताया गया उपापन संस्था क्या होती है, पहली चीज। दूसरी चीज अपन चलते हैं प्रोक्यूरमेंट अर्थात उपापन। उपापन को भी 2 भागों में बांटा गया है साथियों, इसमें क और ख में। क में साधारण सिद्धांत दिए गए हैं और ख में पद्धति। क में जो सेक्शन है 4 से 27 है, ख में 28 से 37 है। पद्धति का मतलब होता है साथियों मेथड, किस मेथड से आप टेंडर करेंगे वो सब इसमें आपको मिलेगा और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी बात करते हैं अपील। अपील के अंदर साथियों क्या होता है, जो भी कोई बिडर होता है वो अपील कर सकता है। ठीक, जब अपील करता है तो साथियों उसकी कुछ फीस देनी होती है, कुछ निर्धारित सीमा होती है। तो ये सभी प्रावधान 38 से 40 में दिए गए हैं। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपराध और शास्ति, यहाँ जो 41 से 47 सेक्शन में दी गई है। ये साथियों अपराध का जो उल्लेख है ये दोनों के लिए लागू है, उपापन संस्था के लिए भी है और बिडर के लिए भी लागू है। इसके अंदर साथियों सजा तक का प्रावधान भी है। अगला है मिसलेनियस प्रकरण, जो कि 48 से 59 में। इसलिए साथियों इसके का जो चैप्टर 4 है, इसलिए साथियों उपापन में सभी को डर लगता है, क्योंकि इसमें बड़े सावधानी से काम करना पड़ता है। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि साथियों 3 पोर्टल होते हैं, एक एसपी पोर्टल, एक ई-प्रोक, एक जेम पोर्टल। एसपीपी पोर्टल पे तो साथियों जो अपने राजस्थान में कोई भी टेंडर वगैरह करते हैं उसके लिए साथियों एसपी पोर्टल। ठीक है, और जैम की भी अपन बात करते हैं तो जैम साथियों ये भारत सरकार का है। ठीक है, अब एसपीपी जो पोर्टल होता है साथियों, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के टेंडर जो भी होंगे वो इस पोर्टल पर आपको अपलोड करने ही करने होंगे। 1 लाख से, ठीक है, एक लाख जो है ना वो भी इसमें शामिल है। ठीक, 1 लाख सही है, ना कि 1 लाख से कम। ठीक है, और दूसरा होता है ई प्रोक, ये 10 लाख से अधिक जो भी होगा वो इसमें जाएगा। जेम के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि 1 लाख से कम के लिए एसपी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये साथियों आप पूरी आरटीपीपी आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द। लेकिन ये क्या है कि आरटीपीपी में कई नियमों के सब नियम दिए गए हैं, उसमें ये एक छुपा हुआ वर्ड है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, उसका भाव समझना पड़ेगा। तो इस आरटीपीपी पूरी ऐसी बनी है कि उस पर बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब उसका भाव समझ में आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ धारा 4 और 11 के उपबंधों से संगत इस निमित्त बनाए गए ऐसे नियमों के अध्ययन रहते हुए अध्याय 2 और 3 के उपबंध ऐसे किसी उपापन पर लागू नहीं होंगे जिसकी प्राकलित कीमत या मूल्य 1 लाख रुपए
या ऐसे उच्चतर मूल्य जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे से कम है। धारा 3 और 4 में इसको ले गए। अब साथियों इसकी भाषा आपने देखी, इसका भाव समझने में साथियों इसको 2 बार 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसका भाव इतना ही है कि साथियों की 1 लाख से यदि कम का कोई सामग्री है तो उसको एसपीपी पोर्टल पे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर 2 और 3 इसके लिए लागू नहीं होंगे। जो चैप्टर 2 और 3 आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, उन पर ये आरटीपीपी लागू नहीं होता। तो केवल अपनों को ये भाव निकालना, अर्थ निकालना, तो अर्थ छोटा सा करते हैं। 1 लाख से कम के लिए आपको एसपी पोर्टल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि आपको जाए ही नहीं। यदि आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। 1 लाख से कम का टेंडर है, आप चाहते हो कि मैं एसपी पोर्टल पे अपलोड करूं तो कर सकते हो, ये कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन 1 लाख से ऊपर हो गया तो आपको तो करना ही पड़ेगा। 1 लाख से कम के लिए इसने कह दिया कोई आवश्यकता नहीं है। अगली चीज साथियों, एक चीज और बताता हूं, एक इसकी जो भाषा में इसमें लिखा हुआ है, उपापन संस्था अपनी बाध्यताओं से बचने या बोली लगाने वाले के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए उपापन के मूल्य को प्राकलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी, न ही किसी मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी। धारा 8(2). साथियों आप देखना, जब आप सीरीज में जाएंगे तो सबसे ज्यादा धारा 8(2) का पेरा बनाया जाता है। ये ऑडिट पार्टी आती है, वो आक्षेप लगाती है इसके ऊपर। इसका भाव समझना पड़ेगा। ये भाव छोटा सा, इसका भाव ये है कि कोई भी टेंडर को आप तोड़ के उसको जारी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जैसे कि आपको कोई सामग्री खरीदनी है तो आपको पहले से ही एक उपापन प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। उसको साल भर के अनुसार एक बार में ही खरीदना है। ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ा सा सामान ले लिया, फिर थोड़े दिन बाद फिर दूसरा सामान ले लिया, फिर सामान ले लिया। उसको तोड़ के, कहने का मतलब उसको आप 10,000 से कम में दिखा करके आपको परचेज नहीं करना है, या 1 लाख से कम करके आपको उसको परचेज नहीं करना है। उसको एक ही बार में करने की कोशिश करनी है वित्तीय वर्ष के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस प्रकार के आरटीपीपी की जो भाषा है ना, पूरी ऐसी ही मिलेगी आपको। हर नियम में ऐसी भाषा मिलेगी जो कि काफी समझने पे ही आ सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं उपापन के बारे में। तो आपको पता है साथियों, उपापन का मतलब प्रोक्यूरमेंट हो गया। अब बात करते हैं उपापन संस्था की, बात करते हैं साथियों। इसमें सारा खेल कौन करता है? उपापन संस्था करेगी। इसकी परिभाषा साथियों 2 के अंदर दी गई है। 2 के अंदर 16 में इसकी परिभाषा दी गई है, और धारा 3(2) के अंदर यह बताया गया है कि उपापन संस्था कौन होती है। क्या बताया गया? 3(2) में ये क्लियर किया गया है कि उपापन संस्था कौन होती है। साथियों उपापन संस्था जो होती है, ये राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इसके अधीनस्थ कार्यालय होता है, पहली चीज। दूसरा, राज्य सरकार के नियंत्रण के अंदर कोई भी जो पब्लिक सेक्टर उद्यम होता है वो होता है। ठीक है। तीसरा, ऐसा संविधान द्वारा स्थापित कोई भी निकाय, ठीक है, जिसका व्यय समेकित निधि से होता हो, वो भी उपापन संस्था होती है। चौथा साथियों, जो अपने निकाय होते हैं, बोर्ड होते हैं, निगम होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, सोसाइटी होती है, न्यास होते हैं, स्वायत्त निकाय होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या कहलाएंगे? उपापन संस्था कहलाएगी। ठीक है। इस प्रकार साथियों ये उपापन संस्था की अलग अलग परिभाषा दी गई है। इसका बाद में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साथियों उपापन संस्था क्या करेगी। उपापन संस्था उपापन समिति का गठन करती है, जो कि नियम 3 में दी गई है। किसमें दी गई है साथियों? नियम 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है साथियों कि उपापन समिति जो होती है 3 या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें वरिष्ठतम अधिकारी लेखा का होगा। ठीक है। और इसमें आपको एक टेक्निकल सदस्य भी रखना होगा। तो टेक्निकल सदस्य कब रखेंगे आप? जब आवश्यकता होगी तब। आवश्यकता कब होगी? मान लो जब कि आप फर्नीचर का कोई काम कर रहे हैं, तो फर्नीचर की कितनी थिक आनी चाहिए ये अपने को नहीं पता। ठीक, कैसे इसकी मोटाई, चौड़ाई, ठीक है, इसकी लेंथ, तो इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ऐसी चीजों के बारे में अपनों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है? उद्योग विभाग
को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, उसके प्रतिनिधि के रूप में उनको बुलाना होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपको कंप्यूटर का लेना है तो कंप्यूटर के लिए साथियों अभी तो वर्तमान में DOIT ने क्या हुआ कि कंप्यूटर के विशेष स्पेसिफिकेशन है वो अपनी साइट पे अपलोड कर दिए और उसके अनुसार ही अपनों को लेने होते हैं। और अपन चाहे तो वहां का एक प्रतिनिधि को भी अपन वहां पर बुला सकते हैं। ठीक है, उसकी भी लिमिट कर रखी है, कितने से ऊपर क्या करना है उस पर बाद में अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ये उपापन समिति होती है, ये क्या काम करेगी साथियों। सबसे पहले तो उपापन समिति क्या करती है, बोली दस्तावेज को तैयार करती है। ठीक, बिड डॉक्यूमेंट रेडी करेगी, उसको खोलेगी, बिड को खोलेगी भी, मूल्यांकन भी करेगी। कौन, उपापन समिति इवोल्यूशन भी करेगी। ठीक, संविदा की मॉनिटरिंग करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप तो उसकी मॉनिटरिंग करेगी कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो। और मौके पर क्रय, ये साथियों धारा 34 में दिया गया है और नियम 25 में दिया गया है। किसमें, धारा 34 और नियम 25 में दिया गया है। मौके पर क्रय साथियों स्पोर्ट्स परचेज होता है जो कि 50,000 से कम के लिए होगा, वित्त वर्ष में 3 लाख तक होगा। कहने का मतलब एक साल में आप 3 लाख तक का सामान मौके के क्रय स्पोर्ट्स परचेज के माध्यम से खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार में वो 50,000 से कम होनी चाहिए सामग्री। कितने होनी चाहिए, 50,000 से कम सामग्री होनी चाहिए। अगला है साथियों प्रतियोगिता बातचीत। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे काम कौन करेगा, उपापन समिति करेगी। अब बात करते हैं साथियों उपापन संस्था क्या करेगी, एक आवश्यकता का निर्धारण करेगी कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अपने को अपन जो भी कोई टेंडर करना चाह रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसका निर्धारण किया जाएगा, उसका कारण लिखा जाएगा। धारा 5 में इसका उल्लेख किया गया, नियम 6 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरा साथियों उपापन एक प्लान बनाएगी। उपापन जो प्लान बनाती है तो उसके अंदर क्या चीज होती है वो मैं आपको इसमें क्लियर बता देता हूं साथियों। ये उपापन जो प्लान बनाया जाएगा ये साथियों इसमें ये बताया जाएगा, ये साथियों वित्त वर्ष का प्लान बनेगा, अर्थात एक साल का एक प्लान बनता है जिसमें ये सबसे पहले ये बनाया जाता है कि किस प्रकार का माल क्रय करना है और किस प्रकार का सामग्री या टेंडर करना है, माल के रूप में करना है, संक्रम के रूप में करना है या सेवा के रूप में करना है। या माल का अर्थ हो गया साथियों गुड्स हो गया, संक्रम का वर्क्स हो गया, सेवा का सर्विस के रूप में हो गया। फिर ये स्पेसिफिकेशन का निर्धारण किया करेंगे, प्राकलित मूल्य अर्थात एस्टिमेट कॉस्ट का निर्धारण किया जाएगा, खर्चा किस बजट से होगा इसका उल्लेख किया जाएगा, किस मेथड से आप इसको परचेज करोगे इसका उल्लेख किया जाएगा, और समय सीमा होती है उसका निर्धारण करेंगे। ये सब होता है। अब साथियों जब भी कोई भी उपापन से संस्था जब कोई टेंडर करती है तो उसको क्या करना होता है, अनुमोदन लेना होता है, वो भी धारा 8 के तहत। किसमें, धारा 8 में उल्लेख किया गया अनुमोदन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, जिसको उसकी वित्तीय शक्ति दी गई है। ये वित्तीय शक्ति कहां दी गई है साथियों, ये जीएफ फंडार आपने पढ़ी होगी। जीएफ फंडार के अंदर पार्ट 2 में वित्तीय शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि इस अधिकारी को इतने, इस सामान के लिए इतने तक का पावर है, तो इस प्रकार उसमें आपको मिल जाएगा, ये जीएफ फंडार में मिल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों छोटा सा मैं ये भी बता देता हूं कि जो चैप्टर 1 है वो साथियों इसमें मैंने बताया कि ये अधिनियम 2012 कहलाएगा। ये राज्यपाल ने साथियों 21 मई 2012 को इसको अनुमति दी थी। ये 63 गणराज्य पर राजस्थान राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाया गया। और धारा जो 1 है वो ये कहती है कि इसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, ये इसका पूरा नाम है। क्या है, राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012। यह साथियों संपूर्ण राजस्थान में लागू है। ये लागू कब हुई, 26/1/2013 को, अर्थात 26 जनवरी 2013 को लागू हुई। यह साथियों इंपोर्टेंट है। दूसरी चीज है साथियों परिभाषा का डेफिनेशन साथियों इसमें दी गई है 22 सब परिभाषा दी गई है, टोटल कितने 22। तीसरी धारा 3(2) में उपापन संस्था कौन होती है ये उल्लेख किया गया है। अब साथियों अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको पूरा जो इसकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बारे में हम बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।